सीवान की हवा में बारूद की गंध घुल चुकी थी। ऊपर से लालू यादव की सरकार का संरक्षण, नीचे जनता के दिलों में साहिब के नाम का डर और अंधी भक्ति। पुलिस के लिए वो एक ऐसा नाम था जिससे आंख मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन 16 मार्च की सुबह एक ऐसी घटना होती है जिसने बिहार पुलिस और शहाबुद्दीन दोनों की हदें परख डाली। उस दिन सीवान के डीएसपी संजीव कुमार एक स्थानीय आरजेडी नेता मनोज कुमार उर्फ पप्पू को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। मनोज वही था जो शहाबुद्दीन का बेहद करीबी माना जाता था। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही प्रतापपुर का हवेली जैसा घर अचानक गुस्से से भर उठा। शहाबुद्दीन ने खुद मौके पर पहुंचकर डीएसपी को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया और फिर वर्दी की बेइज्जती करते हुए उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। सीवान में पहली बार किसी ने पुलिस अधिकारी के साथ ऐसा सलूक किया था, मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस ने अपनी तौहीन का जवाब देने की ठानी। एसपी बच्चू सिंह मीणा ने लगभग बगावत कर दी। सैकड़ों पुलिसकर्मियों को इकट्ठा किया, यहां तक कि उत्तर प्रदेश से भी बल मंगवाया और पूरे सीवान को घेर लिया। पुलिस जीपों और ट्रकों का काफिला शहाबुद्दीन के घर की ओर बढ़ा तो माहौल किसी युद्ध जैसा था। लेकिन वहां उनका सामना तैयार गैंगस्टरों से हुआ। गोलियों की आवाज से सीवान थर्रा उठा। 2 पुलिसकर्मी मौके पर मारे गए, कई घायल हुए और जवाबी फायरिंग में शहाबुद्दीन के 8 गुर्गे ढेर हो गए। लेकिन शहाबुद्दीन खुद गायब हो गया। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन बुर्का पहनकर गन्ने के खेतों के रास्ते भाग निकला था। पुलिस को उसे घर से 3 AK-47 राइफल मिली और उस पर देशद्रोह तथा सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का केस दर्ज किया गया। लेकिन जो कुछ हुआ वो बिहार की राजनीति की असलियत को दिखाने वाला था। शहाबुद्दीन को लगा कि लालू यादव ने ही उससे मरवाने की कोशिश की है, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गया। मामला इतना बढ़ा कि खुद लालू यादव को सीवान आना पड़ा। उन्होंने शहाबुद्दीन को समझाया कि सब पुलिस की मनमानी थी और जांच कमेटी गठित कर दी गई। नतीजा वही जो सबको पहले से पता था, शहाबुद्दीन को बेकसूर बताया गया। 2 पुलिस वालों की हत्या के बावजूद किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा अगले ही दिन एसपी मीणा और बाकी अफसरों का तबादला कर दिया गया। जब सीवान के जिलाधिकारी से मीडिया ने पूछा कि आखिर लोग इतने अपराध से डरते क्यों नहीं, तो जवाब दिया, सीवान के लोगों के लिए शहाबुद्दीन महात्मा गांधी के बराबर है। वे उससे डरते नहीं, प्यार से वोट देते हैं। यही था उसका रसूख, जिसने पुलिस पर गोली चलाने के बावजूद भी सरकार से इनाम पा लिया था। इसी साल उस पर सीपीआईएमएल नेता मुन्ना चौधरी के अपहरण और हत्या का आरोप लगा। गवाह राजकुमार शर्मा ने बताया कि वो और मुन्ना बाइक से जा रहे थे जब शहाबुद्दीन के आदमी उन पर टूट पड़े। गोली लगने के बाद मुन्ना को उठाकर ले जाया गया और कुछ दिन बाद उसकी लाश एक ईंट भट्टे की चिमनी मिली। कहानी यही खत्म नहीं होती। मई 2001 में दिल्ली पुलिस ने तहलका मैगजीन के सीईओ तरुण तेजपाल की हत्या की साजिश में अंडरवर्ल्ड के 6 लोगों को पकड़ा। पूछताछ में लीडर भूपिंदर त्यागी ने ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि इस साजिश के पीछे का असली दिमाग शहाबुद्दीन था। त्यागी के मुताबिक शहाबुद्दीन कई बार नेपाल गया था, बीरगंज और काठमांडू में आईएसआई के एजेंट से मिला था और हथियारों के सौदे किए थे। उसने बताया कि वो एक बार शहाबुद्दीन के साथ कश्मीर के सोपोर भी गया था, जहां आतंकवादियों से मुलाकात हुई थी। बातचीत AK-47 की सप्लाई को लेकर शुरू हुई, लेकिन शहाबुद्दीन ने वहीं डिलीवरी लेने से इनकार किया क्योंकि उसे लगा कि सेना की चेकिंग सख्त है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि थी कि शहाबुद्दीन के पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI और दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं। सरकार लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में थी, लेकिन इससे पहले ही वो सऊदी अरब के जेद्दा भाग गया। 2 साल बाद साल 2003 में बिहार पुलिस के डीजीपी DP ओझा ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने सीपीआईएमएल के नेता छोटेलाल के अपहरण केस में शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले शहाबुद्दीन ने ओझा को धमकी दी थी कि 6 महीने बाद जब तू रिटायर होगा तब तेरा हिसाब चुकता कर दूंगा, मगर ओझा डरे नहीं। गिरफ्तारी के बाद कहा जाता है कि राबड़ी देवी भड़क गई थी। जब ओझा उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने 3 बार पूछा कि शहाबुद्दीन को पकड़ने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं गया। आखिर में ओझा का धैर्य टूटा और कहा, मैडम, अपराधी को पकड़ना डीजीपी का अधिकार है, इसमें अनुमति नहीं ली जाती है। लेकिन जेल में शहाबुद्दीन की दुनिया किसी राजा से कम नहीं थी। बीमार होने का बहाना बनाकर वो अस्पताल शिफ्ट हो गया और वहां एड्स वार्ड पर कब्जा कर लिया। वही वार्ड जो उसकी सांसद निधि से बना था। अब वहां मरीजों की जगह उसके आदमी रहते थे और वही उसकी दरबारगाह बन गई। लोहे की कुर्सी पर बैठा शहाबुद्दीन फरियादियों की सुनवाई करता, फोन उठाकर अफसरों को आदेश देता, हम बोल रहे हैं। उधर से जवाब आता, हाँ साहब। विवाद बढ़ा तो पटना हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा सीवान जेल भेजा गया, मगर जेल भी उसके लिए किसी होटल से कम नहीं थी। एक पूरा फ्लोर शहाबुद्दीन के लिए रिजर्व था, जिसमें फ्रिज थी, टीवी था, जिम था और हर आराम की चीज वहां मौजूद थी। बाहर जो राज था वही राज शहाबुद्दीन का अंदर भी कायम रहा।
गिरफ्तारी के कुछ हफ्ते बाद डीजीपी ओझा ने 265 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें लिखा था कि शहाबुद्दीन के आईएसआई और दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं। 2001 में मक्का में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी और वो कश्मीरी आतंकवादियों से AK-47 खरीदकर बिहार और यूपी में बेच रहा